ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 का आज एक वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो वीडियो क्वालिटी है और ऑडियो क्वालिटी है वो आपको बेहतर मिलने वाली है, क्योंकि आज हम लोगों ने अपने न्यू माइक का सेटअप कर लिया है। माइक जो हम लोगों के पास था वो ऑलरेडी एक वायर्ड माइक था, तो ये वायर्ड माइक जो है मेरा इस वाले फोन में नहीं चल रहा था। तो कुछ दिनों से जो वीडियोस बन रहे थे उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम लग रही थी, बट आज कहीं ना कहीं सारी जो वॉइस प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने का मतलब ये है कि मैं अपना प्रैक्टिकल ले लेता हूँ और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, फैराडे के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो फैराडे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप जानते हैं कि फैराडे के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल और सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास थ्री न्यूमेरिकल्स हैं अभी। ठीक है, थ्री न्यूमेरिकल्स के जैसे ही लगभग सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, ये थ्री न्यूमेरिकल्स आसानी से मतलब अच्छे से देख लेना है। तो ये आप बाकी के न्यूमेरिकल जो फैराडे लॉ होते हैं उनके कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, अगर कभी भी एक ही सब्सटेंस के डिपॉजिट होने की बात हो, यानी कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल जिसमें एक ही सब्सटेंस के डिपॉजिट होने की बात हो, तो समझ जाना कि वो आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो क्या है, वो ये कहता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसका मास इलेक्ट्रिसिटी यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब W इक्वल्स टू ZIT होता है। तो हमें बस यहीं पे वो लगा देना है और कुल मिला के और कुछ नहीं, बस हो गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर फर्स्ट। ठीक है, बच्चों की तरह। तो कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट, मतलब कैलकुलेट द टाइम, मतलब हमको क्या करना है कि टाइम कितना लगेगा इसको डिपॉजिट होने में, यानी कि हमको टाइम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम। अब ये 1.27 ग्राम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है, जाहिर सी बात है मास। तो इसको क्या लिखेंगे, W। सो W इक्वल टू 1.27 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद में व्हेन 2 एम्पियर करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड 2 पॉइंट मतलब 2 एम्पियर करंट कह रहा है, तो करंट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू दे दिया तुम्हें 2 एम्पियर। ओके, टाइम पूछा है, उसके बाद में आपको मोलर मास दिया है कॉपर का। अब देखो, जिस चीज की डिपॉजिट होने की बात होती है उसी का मोलर मास हमें रखना होता है जेड वाले फॉर्मूले में। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे जिसमें आप देखेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट वेट, अब ये W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है ZIT। ठीक है, W इक्वल्स टू ZIT हमारा क्या है, फर्स्ट फेराडे लॉ है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना हो या कुछ भी निकालना तो हम W इक्वल्स टू ZIT लगाएंगे। ठीक है, तो W हमको दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो W हमको क्या दिया, W हमको दिया 1.27। ठीक है, Z कैसे आता है, Z आता है तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर इनटू फेराडे। ये हमारा क्या हो गया, Z हो गया। ठीक है, I हमें 2 एम्पियर दिया है और T हमसे पूछा है। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, मोलर मास N और F की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो T हमारा आ जाएगा, तो T हम जब निकालेंगे तो 1.27। N फैक्टर क्या होता है, कॉपर पे यहाँ पे कितना चार्ज है, कॉपर पे +2 चार्ज है, तो इस पे हमारा कितना आएगा, N फैक्टर 2 आएगा। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और फेराडे भी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और मोलर मास आ जाएगा नीचे। मोलर मास कितना है, 63.5 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इनकी मल्टीप्लाई करानी है, डिवाइड करा देना है। ठीक है, तो 63.5 को, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा अपने छोटू सा मोबाइल का यूज करूंगा, और ये हमारे पास निकल के आ गया ये यहाँ पे। अब मैं इसका यूज करके आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ थोड़ा बहुत, देखता हूँ कैसे चलता है ये फोन। हाँ भाई, कैलकुलेटर कैलकुलेटर। तो मैं अगर इसमें 96,500 को डिवाइड कर दूं 63.5 से, तो ये 15.19, मतलब ये जब इसको करोगे ना 1519.68 ये आता है, और इसकी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1.27 से, तो ये आ जाता है हमारा 1930। ये क्या आएगा, सेकंड। यानी ये जो वैल्यू जब आप कराओगे ना मल्टीप्लाई दुनियादारी, ये सब जो इसको डिवाइड किया ना तो इतनी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, मतलब आपको न्यूमेरिकल करने के लिए फोन का यूज नहीं करना है, बट एक्चुअली आई एम क्या मजबूर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, अब यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1930 सेकंड आएगा। यानी यहाँ पे जब भी हमें कोई फेराडे का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा हम क्या करेंगे, टाइम को हमेशा सेकंड में ही रखेंगे, और जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी हमारी टाइम वो भी सेकंड में ही आएगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, आई होप ये आपको क्लियर होगा ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या सर आप हमको करते हैं मोबाइल के लिए मना करते हैं और अपने आप मोबाइल यूज करते हैं, सर गलत बात। अब क्या किया जाए, आई एम मजबूर यार, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई देखेगा नहीं।
सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सोल्यूशन ऑफ द निकल नाइट्रेट, ये हमारा क्या है, निकल नाइट्रेट है। निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय द बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग द करंट ऑफ 5 एम्पीयर फॉर 20 मिनट। यानी कि इसमें क्या दिया तुम्हें, इसमें ये दिया है हमें आई इक्वल्स टू 5 एम्पीयर एंड टाइम इक्वल्स टू 20 मिनट। अब क्या होता है, मैंने आपको एक बात पहले ही क्लियर करके रखी हुई है कि हमेशा टाइम सेकंड में, सेकंड में रख लेंगे, क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, 6 हो जाता है 1200 सेकंड। ठीक है, कभी कभी मेरी मल्टीप्लाई गलत हो जाती है तो आप अपने आप पे विश्वास करें। व्हाट मास ऑफ द निकल विल डिपॉजिट, यानी कि निकल कितना डिपॉजिट होगा, यानी कि मास ऑफ निकल पूछ रहा है, तो हम निकाल लेंगे भाई W इक्वल्स टू जेड आई टी लगा करके। ठीक है, तो Z हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना है निकल का, निकल का मोलर मास 58.7, 58.7। निकल में n फैक्टर 2 होता है, पता कैसे चला, तो यार निकल नाइट्रेट को देखोगे तो नाइट्रेट पे -1 होता है, तो -1 और टू मल्टीप्लाई -2 हो गया, और इसका मतलब क्या होगा, निकल पे प्लस का 2 होगा, जितना चार्ज होता है उतना ही n फैक्टर होता है। उसके बाद में 96,500 और मल्टीप्लाई तुम्हारा आई कितना है 5, और ये हो जाएगा 1200, ये 2 से 2 कैंसिल मार दिया, और ये तुम्हारा हो जाएगा 60, ये 5 1 जा 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5 9 जा 5 3 जा, है ना। बहुत अच्छा सर, 2 6 जा 6 टाइम गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास, अब बजाय 58.7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 193। अब ये नहीं कटेगा, इसके लिए मैं फिर से अपने फोन की हेल्प लूंगा, डोंट माइंड। हाँ सर ठीक है, वैसे बुराई नहीं है कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब क्या किया जाए, डिवाइड बाई कर दूंगा 193, 1.82 विल बी योर आंसर, 1.82 ग्राम। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.82 ग्राम। यानी कि अगर हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी 5 एम्पीयर करंट 20 मिनट के लिए पास करेंगे निकल नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो फिर हमें 1.82 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट होते हुए दिखेगा। ठीक है, आई होप यू ऑल गाइज आर गेटिंग मी व्हाट आई एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, तो फैराडे का जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो ये कहता है कि अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आपस में जोड़ दें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये बात हमको पता है ऑलरेडी, तो हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो हमसे क्या कह रहा है भैया, हमसे वो कह रहा है कि यार 2 इलेक्ट्रोलिटिक वाले सेल हैं और उसको हमने एक ही में जोड़ दिया है। ठीक है, बढ़िया चीज है, इलेक्ट्रोलिटिक वाले सेल हैं भाई, उन्होंने कहा कि जोड़ दो, तो इन्होंने ऐसे जोड़ दिया होगा अपना आपस में जोड़ दिया होगा। ठीक है, तो इसको उन्होंने ऐसे जोड़ दिया, कैसे भी जोड़ दो यार, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने ऐसे निकाला और ये टर्मिनल एक हो गया यार, एक टर्मिनल हो गया और दूसरा टर्मिनल यहाँ से निकालोगे, एक्स वाई जेड कुछ भी कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इन्होंने सब आपस में जोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये प्लस ये माइनस। ठीक है, टर्मिनल्स कहीं पे भी बना सकते हो, बैटरी अपने तो इधर उधर बना दो, टर्मिनल्स आपको याद रखना है प्लस माइनस कौन सा होता है। ठीक है, ये चीज आपने फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से सीखी, 10th में भी सीखी होगी, है ना। अच्छी बातें तो सीखनी चाहिए, लेकिन सीखता कौन है आजकल। अब तुम्हें क्या करना है, वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 सेल थे और हमने उन 2 सेल को आपस में ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और दोनों सेल को आपस में ज्वाइंट करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहा है, देखो इसमें एक वाले में ये एक्स है ये वाई है, एक्स वाले में वो कह रहा है कि हमारे पास FeSO4 है, वाई वाले में वो कह रहा है हमारे पास जिंक SO4 है। उसके बाद में कह रहा है कि भाई इस वाले इलेक्ट्रोड में ना Fe वाले में 2.8 ग्राम Fe जो है डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है, डिपॉजिट हो जाने दो। लेकिन वो कह रहा है कि यार यहाँ जो वाई वाले में जिंक है ना वो कितना डिपॉजिट होगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि अगर हम 2 एम्पियर करंट, यानी कि ये जो करंट है ना यहाँ से वो 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, है ना, यानी कि 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। उसके बाद में ये कह रहा है कि स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू द 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन X एंड Y in a series containing electrolyte FeSO4 and ZnSO4 2.8 gram of Fe deposit at cathode X. How long did the current flow, मतलब कितने टाइम तक ये करंट जो है फ्लो किया जाएगा। उसके बाद में अमाउंट ऑफ जिंक कितना डिपॉजिट होगा ये भी पूछना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए W इक्वल्स टू ZIT लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वाले के लिए W इक्वल्स टू ZIT लगा करके देख लेंगे कि W इक्वल्स टू ZIT से हमें कुछ मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। W हमें इसका पता है 2.8 ग्राम। ठीक है, Z कैसे आएगा, मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर इंटू फेराडे, तो मोलर मास कितना है 56, n फैक्टर 2 है और 96,500 फेराडे की वैल्यू है। आई इसने 2 एम्पियर पास किया है और टाइम हमें नहीं पता है, जो कि इसमें दिया भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुल मिला के यहाँ पे अगर हम W इक्वल्स टू ZIT लगा लें तो हमें यहाँ से कितना टाइम लगा वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ से जब टाइम निकालेंगे तो T इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, देख लेता हूँ यहाँ पे जगह बची हुई है नहीं,
जगह बची हुई है। तो t इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2.8 टू 96,500 डिवाइड बाई 2 इंटू 56। 2 से 2 मर गया, और यहाँ से ये टूजा होता है, टूजा होता है, टूजा, लेकिन क्या करूंगा मैं, 0.2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 0.2। अब ये 2 इसका जाएगा, इसका जाएगा, एक मिनट रुक जाओ यार, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कह रहे हैं यार सर अच्छा फंस गए सर। 2.8 हो गया, पॉइंट हटाया, 10 बढ़ाया, अब ये 2 टाइम्स हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 9650 डिवाइड बाई 2, यही बचा ना, यस ये बचा है। अब ये कट कर लो, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, तो हमारे पास आ गया 4825 क्या सेकंड। यानी कुल मिलाकर के इतना मास डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगा होगा, 4825 सेकंड लगा होगा, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है कि इस वाले में यार कितना डिपॉजिट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर लेंगे। तो हम जब भी 2 इलेक्ट्रोलाइट या 3 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो हमें एक नोन वैल्यू को एक अननोन वैल्यू से कंपेयर करा के आंसर मिल जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू E1 डिवाइड बाई E2, ठीक है, जो कि हमारा फैराडे का सेकंड लॉ है, वहां से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू E1 डिवाइड बाई E2, ठीक है। W1 मैंने इसको मान लिया है तो 2.8, और W2 हमने इसको माना है तो ये हमें पता ही नहीं है। E1 इसका कितना होगा, E1 होगा हमारा 56 डिवाइड बाई 2, E2 हमारा होगा 65.3 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड चला जाएगा ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा। W2 जब निकालोगे तो W2 आ जाएगा आपका 2.8 65.3 डिवाइड बाई 56, ठीक है। पॉइंट से 10 गया, यहाँ से 2, और ये दोबारा हो जाएगा 10, यानी कि 6.53 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 2 जा 6 जा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर हमारा आना चाहिए 3.26 ग्राम, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, उसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है वो तो सिंपल से आप लगा लो क्वेश्चन, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, और आपको W इक्वल टू Z लगा करके आराम से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 2 वाला आता है, यानी कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिक सॉल्यूशन आपस में ऐड कर दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू E1 डिवाइड बाई E2 लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये जो 3 क्वेश्चन आपने लगाए हैं, इससे सारे ही न्यूमेरिकल्स खल्लास हो जाएंगे, किसके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फैराडे वाले, ठीक है। तो फैराडे की जो इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन है वो सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।